अब हम लोग पुरुष और प्रकृति के गुणों की या उनकी विशेषताओं की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो तालिका बना लेंगे, एक पुरुष और एक प्रकृति। तो पहले पुरुष को देख लेते हैं। पुरुष क्या है? चेतन है और वो प्रकाश है। अब प्रकृति में आएंगे। प्रकृति क्या है? जड़ है, वो प्रकाश या ज्ञान नहीं है। पुरुष जो है वो क्या है? गुणातीत है, लिंग है। और प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, यानी कि त्रिगुणी है, सत्व रजस तमस से युक्त है और सक्रिय है। पुरुष जो है वो निष्क्रिय है। पुरुष अनेक है, प्रकृति एक ही है। पुरुष जो है वो भोक्ता है, प्रकृति जो है वो भोज्य है। पुरुष जो है वो ज्ञाता है और प्रकृति जो है वो ज्ञेय है, ज्ञेय। ठीक है, प्रकृति पुरुष लिंग है, प्रकृति अलिंग है। पुरुष जो है वो निर्विकारी है और प्रकृति विकारी है। पुरुष जो है वो व्यक्त है, प्रकृति अव्यक्त है। पुरुष है वो जो मुक्त है, मतलब वो बंधन में नहीं आता है, और प्रकृति जो है बंधन में बांधने वाली है ना, जिसको वेदांत में माया भी कहते हैं। पुरुष जो है वो जगत से परे है और प्रकृति जो है वो जगत का कारण है। पुरुष है उसको हम लोग विशेष भी कहते हैं और प्रकृति जो है वो क्या है? स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को पैदा कर सकती है, सामान्य है, अविवेकी है और प्रसवधर्मी है। पुरुष जो है विशेष है, विवेकी है और अप्रसवधर्मी है। ठीक है, ये दोनों के गुण या विशेषताएं हो गए। तो हम लोगों ने जब ये पढ़ा तो हम लोगों को थोड़ा बहुत क्या समझ में आता है कि प्रकृति जो जब साम्यावस्था में होती है तब वो कुछ भी उत्पन्न नहीं कर पाती। जब तीनों गुणों की साम्यावस्था हो जाती है तो कुछ भी वो एकदम निष्क्रिय रहती है, कुछ उत्पन्न नहीं कर पाती। लेकिन जब पुरुष का प्रकाश उन पर गुणों पर पड़ता है और हलचल मचती है तब वो साम्यावस्था से बाहर आ जाती है और तब उससे हम इस सृष्टि का सृजन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रकृति को कुछ भी उत्पन्न करने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है और यह प्रकाश उसको कौन देता है? पुरुष देता है ना। तो पुरुष को हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है? हम लोग को यहाँ पे इसको पुरुष को आत्मा समझना है। तो जब पुरुष अपना प्रकाश प्रकृति पे डालता है तब उसके गुणों में हलचल मचती है और इस जगत का क्रमिक विकास होता है। प्रकृति पहले अव्यक्त अवस्था में होती है और जब पुरुष खुद को नहीं पहचानता और उसको साधन की ज़रूरत होती है और प्रकृति के रूप में उसे वह साधन मिल जाता है तब पुरुष अपना प्रकाश प्रकृति पर डाल देता है। तो प्रकाश डालने के बाद में प्रकृति जो है वो व्यक्त हो जाती है ना, और उसमें से सबसे पहले महत्व के रूप में वो आ जाती है। फिर महत्व से फिर हमने जो देखा अहंकार निकलते हैं और जो भी निकलते हैं सब कुछ हमने पहले देख लिया है ना। तो इससे क्या होता है? वो सूक्ष्म से धीरे धीरे स्थूल अवस्था में आती जाती है। जब वो पूरी तरह से व्यक्त अवस्था में हो जाती है ना, तो जो अव्यक्त अवस्था थी जब प्रकृति, तब वो क्या था? तब वो कारण कहलाता है। और जब वो वही व्यक्त अवस्था में आ जाती है तब वो क्या बन जाता है? कार्य बन जाता है। यानी कि प्रकृति जब व्यक्त नहीं हुई थी, यानी कि उसके गुण तीनों गुण साम्य अवस्था में जब थे तब वो क्या रहती है? कारण ही रहती है ना, क्योंकि उसमें कार्य उसके अंदर रहता है, उसके अंदर पहले से ही विद्यमान रहता है। लेकिन जब वो प्रकाश पड़ जाता है प्रकृति के ऊपर में पुरुष का, तब वो व्यक्त हो जाती है। तो उसमें से वो कार्य जो है, यानी कि ये जगत है या सृष्टि है, वो बाहर आ जाता है ना, और वो व्यक्त हो जाती है। तो इसी तरह से हमने समझा कि प्रकृति जो है अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है और जो चीज़ जिसमें से निकलती है, यानी कि प्रकृति में से जैसे महत्व निकला, तो महत्व जो प्रकृति में से निकला तो वो क्या बन जाता है? विकार।
और जिसमें से वो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकृति कहेंगे। तो प्रकृति एक ही है। अब प्रकृति में से जो जैसे जैसे निकलते जाता है तो वो उसके आगे, जैसे कि प्रकृति में से महत निकला तो महत हो गया विकार, और प्रकृति तो प्रकृति ही रही। अब महत में से जो अहंकार निकल गए तो महत अहंकार के लिए क्या बन गया, प्रकृति, और जो अहंकार है वो विकृति बन गए। तो ऐसे ही हम लोग समझ लेते हैं प्रकृति और विकृति। ठीक है।